हेलो बच्चा पार्टी द ओरिएंट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनमोल रतन श्रीवास्तव आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या होता है कि अपन क्या होता है डेली लाइफ में देखते हैं ना कि कहीं कहीं अपने पास कोई ऐसे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो पर्टिकुलर एसी पे काम नहीं करते हैं। कई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो एसी करंट पे वर्क नहीं करते हैं। ऐसे डिवाइसेस को आपको डीसी सप्लाई देना होता है। अब यार अपने घर में तो सप्लाई एसी की आती है, बट डिवाइस डीसी चाह रहा है। ऐसे में करेंगे क्या? हम उस एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करना चाहेंगे ना। तो ये एसी को, एसी सिग्नल जो है या एसी करंट जो है उसको डीसी में चेंज कौन करता है? वो कौन चेंज करता है? फुल वेव रेक्टिफायर या रेक्टिफायर चेंज करता है। क्योंकि रेक्टिफायर टू टाइप्स का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या है ये पहले हम समझ लेते हैं। रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है या एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, एसी सिग्नल को या एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर एक ऐसा आपके पास सर्किट होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये रेक्टिफायर टू टाइप्स का था। एक तो अपने पास था हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा अपने पास था क्या? फुल वेव रेक्टिफायर। यार जब हाफ वेव रेक्टिफायर था तो फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर था ना, उसमें हमने सिंगल डायोड का यूज किया था। सिर्फ और सिर्फ एक डायोड यूज हुआ था। डायोड क्या होता है? डायोड होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं ना, तो उसके मिलने से एक डायोड का फॉर्मेशन होता है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायोड यूज हुआ था, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें दो डायोड यूज हुए थे। और जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो अपने को आउटपुट मिल रहा था, जो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते थे, वो आउटपुट रुक रुक के मिल रहा था। मतलब आउटपुट मिला, फिर गैपिंग हो गया, फिर मिला, फिर गैपिंग हो गया। तो इस तरीके से रुक रुक के अपने को सिग्नल मिल रहे थे, रुक रुक के करंट मिल रहा था, जो कि अपने किसी काम का नहीं। अगर सपोज आपको मोबाइल चार्ज करनी है, आप मोबाइल को चार्जिंग करना स्टार्ट करते हो तो पता चलेगा आप थोड़ा सा करंट मोबाइल को गया, फिर करंट नहीं गया, फिर करंट गया, फिर नहीं गया। तो इस तरीके से जब मोबाइल को करंट मिलेगा तो मोबाइल इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि उसको क्या चाहिए यार? उसको चाहिए कि करंट लगातार मिलता रहे, लगातार मिलता रहे। तो ऐसे में हाफ वेव रेक्टिफायर जो दे रहा था करंट, आउटपुट जो डीसी दे रहा था, वो रुक रुक के दे रहा था, ब्रेक करके दे रहा था। लेकिन अपने को कंटिन्यू चाहिए था, ठीक है। और इसीलिए हमने किस चीज का यूज किया? फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का यूज किया, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर जो सर्किट था वो अपने को कंटिन्यू डीसी करंट दे रहा था। तो आपके जो मोबाइल का चार्जर का एडाप्टर होता है ना, उसमें आपका फुल वेव रेक्टिफायर यूज होता है। उस फुल वेव रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि जो आपके घर में एसी सप्लाई आती है, उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके और आपके मोबाइल को कंटिन्यू चार्ज करना होता है। तो रेक्टिफायर आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक सर्किट होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें सिंगल डायोड यूज होता है। डायोड क्या होता है? ये पी और एन का कनेक्शन होता है। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें दो डायोड यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है और कैसे ये कन्वर्ट कर देता है, ये समझना है अपने को, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का पहले हम लोग सर्किट थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा। हमने एक ट्रांसफार्मर लिया है, ठीक है। हमने एक ट्रांसफार्मर लिया है और ट्रांसफार्मर आपको पता है टू टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर मैं आपको ऐसे पर्पज से पढ़ा रहा हूं जिससे आप वाइबा आसानी से दे सको। क्योंकि आपको क्या होता है, वाइबा वगैरह में जब टॉपिक दिया जाता है ना, तो वहां से डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास जो भी नया वर्ड बन करके आता है ना, वहां से क्वेश्चन जनरेट हो जाता है तुरंत। तो आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो ऐसा ना रहे कि हाँ वहां मुंह बना के खड़े हो जाओगे, मेरे को पता ही नहीं है। तो आप सारी चीजों को डिटेल पढ़ो, है ना। तो अपने पास पहले फुल वेव रेक्टिफायर बनाने से पहले ट्रांसफार्मर एक यूज होता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अगर कोई आपसे पूछे ट्रांसफार्मर करंट को बढ़ा देता है, क्या करता है? नहीं, करंट से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को रेगुलेट करता है। वोल्टेज को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। अब आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, वो स्टेप डाउन होता है। मतलब जो वहां से 11,000 वोल्ट आता है या 10,000 वोल्ट का करंट आता है, वोल्टेज आता है, अब वो वोल्टेज 10,000 वोल्ट अगर आपके घर में सप्लाई कर देगा तब तो सारे ऑपरेटर्स बंद,
तो क्या करना होता है, उस 10,000 या 11,000 के वोल्टेज को आपको कम करना होता है, क्योंकि आपके घर में जो सप्लाई होती है 220 240 वोल्ट की होती है। तो उस 11,000 को या 10,000 को कम करके कितना करना होता है, 220 वोल्ट में करना होता है। तो आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो वोल्टेज को कम कर देता है, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, वहां पे अपने को और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहां पे हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसफार्मर दो तरीके का, कौन कौन सा, एक स्टेप अप जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, और दूसरा स्टेप डाउन जो वोल्टेज को क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमने एक ट्रांसफार्मर यूज किया, और उस ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ट्रांसफार्मर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरीके से होता है। ये सबसे पहले फर्स्ट कॉइल होता है जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और उसके बाद बीच में क्या लगा होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, चुंबकीय पदार्थ का क्या लगा होता है, एक दो प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ की प्लेटें लगी होती हैं। अच्छा, ये प्लेट क्यों लगाते हैं ये भी हम समझ देंगे, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। और ये मैंने ट्रांसफार्मर बना लिया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं और इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, और इन दोनों कॉइल के बीच में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बोले तो चुंबकीय पदार्थ के प्लेट लगे होते हैं, जिनका काम होता है कि जब इस कॉइल से करंट फ्लो करेगी तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड को इधर उधर ना जाने देना, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेने के लिए हमने ये प्लेट लगा रखा है, क्योंकि ये प्लेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस प्लेट का यूज कर लिया। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर के साथ दो डायोड कनेक्ट होने हैं। क्यों? क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो वेव डायोड की जरूरत पड़ी, तो हमने एक डायोड यहां पे लगाया। इस डायोड का कनेक्शन इस तरीके से होता है, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और यहां पे भी हमने एक डायोड लगा लिया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, और आगे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। दो डायोड हमने लगाया और दोनों डायोड को हम ला करके इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमने एक ट्रांसफार्मर लिया है और एक ट्रांसफार्मर के बाद मैंने यहां पे एक डायोड लगाया, और इस डायोड को नाम दे दिया क्या, D1, और सेकेंड वाले डायोड को नाम दे दिया क्या, D2। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर है, इसका ये टर्मिनल क्या है, S1 है, और इसका ये टर्मिनल क्या है, S2 है। ठीक है, यहां बीच से हमने एक कट किया, और इस सर्किट को मैं यहां ला करके ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, जहां पे फाइनली अपने को आउटपुट मिल रहा है। फिर आगे से मैंने यहां पे कनेक्शन बनाया, ध्यान से समझिएगा भैया। और यहां पे मैंने लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया। ये क्या है अपने पास, लोड रेजिस्टेंस RL। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि यार ये लोड रेजिस्टेंस क्या है, लोड रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। तो लोड रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस है जहां पर मुझे आउटपुट पाना होता है। क्यों वहां रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, क्योंकि सपोज अपने को आउटपुट थोड़ा चाहिए लेकिन ज्यादा मिल रहा है, तो क्या करेंगे, उस ज्यादा जो अपने को मिल रहा है ना, उसको लोड रेजिस्टेंस पे खर्च कर देंगे कि लो बेटा इतना तुम रख लो, बाकी मेरे को इतनी नीड है, मैं इतना लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो इस लोड रेजिस्टेंस का इसीलिए यूज किया जाता है, जिससे अपने को जो भी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं उसको हम यहीं पे एक्सपेंड कर दें, बाकी की अपनी जो काम की चीजें उसको हम लेकर के आउटपुट निकल जाएं। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस को फिर हम यहां से ला करके कनेक्ट करते हैं। इस सर्किट को थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, अपने पास ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस पे आउटपुट लेना है। फिर हमने लोड रेजिस्टेंस को इस तरीके से बनाया और यहाँ पे आगे ला करके इसके सेंटर से इसको मैच कर दिया। बस सर्किट बनाते समय एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी वायर को ओवरलैप मत कीजिएगा ऐसे, क्योंकि अगर वायर को आपने ऐसे ओवरलैप किया डायरेक्ट, तो ये लगेगा ना कि वायर को दोनों को करेक्ट बीच में जैसे गैप करके जा रहा है ना, ऐसे बीच में एक दूसरे को गैप करके जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वायर को दूसरे पर लेकर के जा रहे हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा सी शेप में स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो वायर जब भी ओवरलैप करेगा तो ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से राउंड कर देंगे, जिससे लगे कि हाँ वायर जो है उसके ऊपर से ऐसे जा रहा है, ना कि बीच से दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और इसको ले जाकर के हमने सेंटर से टैप कर दिया, सेंटर से कनेक्ट कर दिया, और इस बीच वाले को पोर्शन को बोलते हैं हम सेंटर टैप बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सेंटर टैप, डन है, सीटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, ये सीटी है, ठीक है। सेंटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और ये पूरी तरीके से अपने पास क्या बना, फुल वेव रेक्टिफायर, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट सेक्शन हो गया, ठीक है। ये सेक्शन क्या है, आउटपुट है, ठीक है भैया, आउटपुट है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा और समझने वाली चीजें स्टार्ट होती हैं। और ये अपना कौन सा सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन है, ठीक है। ये अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनके तैयार है। इसमें हमने यूज क्या किया है, हमने एक ट्रांसफार्मर का यूज किया है और उस ट्रांसफार्मर में बीच में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्लेट लगा हुआ है। किस चीज का प्लेट लगा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्लेट लगा हुआ है, ठीक बच्चे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हमने प्लेट लगा रखा है और इस प्लेट का काम है कि इस कॉइल से जितने भी फील्ड लाइंस बनेंगी ना, उस फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, डन है। और इस सेकेंडरी कॉइल जो है, यहां से हमने दो डायोड D1 और D2 कनेक्ट कर रखा है और इसके आउटपुट सेक्शन में हमने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस लगाया जहां पे अपने को आउटपुट लेना है और उसके दूसरे एंड को मैंने ला करके सेंटर से टैप कर दिया है। और इसका ये टर्मिनल S1 है, दूसरा टर्मिनल S2 है, ठीक है। अब इसको ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और बता दें, रेक्टिफायर का काम क्या था, रेक्टिफायर का काम सिर्फ ये था कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना। रेक्टिफायर एक सर्किट है जिसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इनपुट में ये सिग्नल लगा रखा है, इनपुट में मैंने ये सिग्नल लगा रखा है, ये एसी सिग्नल जा रहा है इनपुट में, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और इस तरीके से लगातार सिग्नल एंटर कर रहा है, इनपुट में जा रहा है। तो आउटपुट में अपने को क्या मिलेगा, ये अपने को समझना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट कंडीशन है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट में एंटर करेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल इस इनपुट सेक्शन में एंटर करेगा ना, तो तुरंत आउटपुट पे पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी और किसको थ्रू कर दी जाएंगे, इंडक्शन के थ्रू सेकंड पे चली जाएंगी, बोले तो सेकेंडरी कॉइल में चली जाएंगी। और सेकेंडरी कॉइल में जैसे जाएंगी तो ये पॉजिटिव वाला एंटर कर रहा है, तुरंत ये S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इंडक्शन के थ्रू S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। S1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और इंडक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, S2 नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर कर रहा है, S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ड्यू टू इंडक्शन S2 क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, S1 पॉजिटिव हो गया, S2 निगेटिव हो गया। अब हम डायोड D1 के पास जाते हैं, तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, P वाला किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से, और N वाला किससे जुड़ गया, निगेटिव से। तो P वाला जब पॉजिटिव से और N वाला निगेटिव से जुड़ता है तो इस कनेक्शन को बोलते हैं हम क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग। जब P टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और N टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब D1 अपने पास क्या हो गया, एक्टिव कंडीशन में आ गया, ठीक है, D1 एक्टिव हो गया। और D2 के बारे में बात करें तो D2 का ध्यान से देखें, S2 क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, P है। P निगेटिव से जुड़ गया और निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ गया। P जो है निगेटिव से जुड़ गया और निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ गया। तो P निगेटिव और N पॉजिटिव, उल्टा कनेक्शन हो गया ना, और उल्टा कनेक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग का मतलब हो गया ये इनएक्टिव कंडीशन में। तो जब S1 पॉजिटिव है और S2 निगेटिव है तो D1 क्या हो गया, D1 जो है ये एक्टिव हो गया और D2 क्या हो गया, ये इनएक्टिव है, ठीक बच्चे। जब D1 एक्टिव हो गया और D2 इनएक्टिव है तो अपने को D1 की वजह से करंट मिलेगा और D2 की वजह से करंट नहीं मिलेगा। तो जो आउटपुट ये है ना, ये इनपुट सेक्शन है, इनपुट का ग्राफ है, जो आउटपुट का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अपने को D1 की वजह से करंट मिल गया, किसकी वजह से मिला, D1 की वजह से मिला,
ठीक है, D1 की वजह से करंट मिल गया, कोई डाउट। अब सेकेंड कंडीशन देखें, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। अब बच्चे फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें अगर हम, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। नेगेटिव जब हाफ साइकिल एंटर करेगा, ये वाला नेगेटिव पोर्शन जब एंटर करेगा तो तुरंत S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। S1 नेगेटिव होगा तो इंडक्शन की वजह से S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब S1 क्या हो गया, S1 आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन S2 क्या हो जाएगा बच्चे, S2 हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। S1 नेगेटिव हो गया और S2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब डायोड के बारे में बात करेंगे, तो डायोड के बारे में अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव हो गया, मतलब P वाला नेगेटिव से जुड़ गया और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ गया, तो उल्टा जुड़ गया ना, P नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ गया, मतलब उल्टा जुड़ गए। और उल्टा जुड़ने का मतलब रिवर्स बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग का मतलब इनएक्टिव कंडीशन, इनएक्टिव कंडीशन। तो D1 तो इनएक्टिव हो गया भैया। अब ये वाला क्या है, ये वाला तो पॉजिटिव है ना, तो P पॉजिटिव से जुड़ गया और नेगेटिव वाला नेगेटिव से जुड़ गया, तो D2 किस में हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब ट्रू कनेक्शन है। और ट्रू कनेक्शन मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब हो गया अपने को करंट मिलेगा, ठीक है। तो D1 क्या हो गया, इनएक्टिव में हो गया, D1 हो गया इनएक्टिव और D2 क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। D2 क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो अपने को जो करंट मिलेगा ना सेकंड, जब नेगेटिव हाफ एंटर करेगा तो D2 की वजह से करंट मिल जाएगा और D1 की वजह से करंट नहीं मिलेगा। डन है। ऐसे फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर करेगा तो फिर अपने को D1 की वजह से करंट मिलेगा और D2 की वजह से करंट नहीं मिलेगा। सेम प्रोसेस, फिर अपने को D1 की वजह से करंट मिलेगा और फिर D2 की वजह से करंट मिलेगा नेगेटिव वाले में, और इस तरीके से अपने को लगातार DC करंट मिलती चली जाती है। लेकिन यहीं जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो पॉजिटिव वाले की वजह से तो करंट मिल रहा था, लेकिन नेगेटिव वाले की वजह से गैप, फिर पॉजिटिव की वजह से मिलता था, फिर नेगेटिव की वजह से गैप। तो ऐसे तो मेरा मोबाइल चार्ज होने में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे ना यार। तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए था हाफ वेव रेक्टिफायर, इसलिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया कि जब एक डायोड वर्किंग कंडीशन में होता है तो दूसरा नॉट एक्टिव होता है, लेकिन जब दूसरा एक्टिव हो जाता है तो पहला नॉट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब पहला दूसरा एक्टिव हो जाता है तो दूसरा पहला क्या हो जाता है, नॉट एक्टिव हो जाता है। मतलब एक एक्टिव में रहेगा तो दूसरा इनएक्टिव में रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। एक बार हम लोग जल्दी से फिर से रिकॉल करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को, और आपको एक वाइबा के पर्पज से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अपने वाइबा में कैसे एक्सप्लेन करोगे फुल वेव रेक्टिफायर को, ठीक है। और पूरी डिटेल जैसे आपका एग्जामिनर आपसे वाइबा लेता है उस तरीके से जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको चार्ट पेपर बनाना है वाइबा में तो आपको ये फिगर ड्रा करना होगा। आपको अगर फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो आपको ये फिगर ड्रा करना है, ठीक है। इस फिगर को आप पूरा ड्रॉ करोगे और वहां पे आप इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन के इस वेव को भी दिखा दोगे, ठीक है। और यहां पे ये मेंशन कर देना कि जब पॉजिटिव हाफ एंटर किया है तो ये D1 की वजह से मिला है, नेगेटिव हाफ एंटर किया है तो D2 की वजह से मिला है, फिर पॉजिटिव हाफ एंटर किया तो D1 की वजह से मिला, फिर D2। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। अब आप इसको बना के लेके जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये बनता है, आप जब चार्ट को एक्सप्लेन करोगे तो आप बोलोगे सबसे पहले मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स का होता है, ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम होता है वोल्टेज को बढ़ा देना और स्टेप डाउन का काम होता है वोल्टेज को घटा देना, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर में ये भैया क्या लगा रखे हो आप, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब कॉइल से करंट पास करता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को अपने की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज किया है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस ट्रांसफार्मर में 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन को हम एज अ इनपुट यूज करते हैं और सेकेंडरी सेक्शन में हमने 2 डायोड का कनेक्शन किया है, D1 और D2। तो डायोड क्या है, डायोड होता है जिसमें हम P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ ना, ये P टाइप सेमीकंडक्टर है और ये लाइन जो है ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया। 2 डायोड हमने यूज किया और फिर हमने यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए एक
लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। लोड रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है ना, एक्स्ट्रा जैसे पावर जनरेट हो गया, उस एक्स्ट्रा चीज को मैं यहीं लोड रेजिस्टेंस पे छोड़ दूंगा, वरना सर्किट में छोड़ेंगे तो फिर से दिक्कत कर जाएगी। इसलिए लोड रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको वहीं पे एंड कर देना है। उसके बाद हमने इसको ला करके इसका एंड सेक्शन इसके सेंटर से टैप किया। सेंटर से क्यों टैप किया? क्योंकि हम बीच से अगर कनेक्शन करते तो हमारा कनेक्शन रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग ना हो इसलिए हमने इसको सेंटर से टैप कर दिया। डायरेक्ट हमने वही सेंटर से ही आउटपुट ले लिया। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर टैप बोलते हैं। जैसे ही मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें एंटर करवाया तो ये तुरंत S1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और S2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कैसे हुआ ये समझते हैं। पॉजिटिव जब इसमें एंटर करेगा तो ये सारे के सारे जो फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है मैग्नेटिक, वो इसके थ्रू अट्रैक्ट होकर के इंडक्शन के थ्रू ये कहां चली जाएंगी? S2 पे चली जाएंगी। मैग्नेटिक इंडक्शन S2 पे चली जाएंगी, सेकेंडरी कॉइल पे। और सेकेंडरी कॉइल पे जैसे ही पॉजिटिव गया तो तुरंत S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। किस वजह से होता है? इंडक्शन की वजह से होता है। इंडक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? इंडक्शन के थ्रू होता है। S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव। जब S1 पॉजिटिव होता है तो अपने पास D1 एक्टिव हो जाता है, और S2 नेगेटिव होता है तो D2 क्या होता है? इनएक्टिव कंडीशन में हो जाता है। जब D1 एक्टिव तो D2 इनएक्टिव। और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल एंटर करता है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल एंटर करता है तो S1 नेगेटिव और S2 इंडक्शन की वजह से क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और जब ये S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव होगा तो D1 इनएक्टिव कंडीशन में आएगा और D2 किस में आ जाएगा? एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में अपने को जब D1 एक्टिव में था तो अपने को D1 की वजह से करंट मिल रही थी, लेकिन जब D2 इनएक्टिव में हो गया, सॉरी जब D1 एक्टिव और D2 इनएक्टिव में था तो D1 की वजह से करंट मिल रही। जो एक्टिव होगा वही तो करंट देगा। और सेकंड कंडीशन पे क्या है? D1 इनएक्टिव है और D2 एक्टिव कंडीशन में, तो अपने को D2 की वजह से करंट मिल गई। और इस तरीके से अपने को लगातार डीसी करंट मिलती चली गई। हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव की वजह से अपने को करंट नहीं मिल रही थी, इसलिए करंट बीच बीच में रुक जाती थी। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फुल वेव रेक्टिफायर धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स आपको कवर करते जाएंगे। अब तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे लगभग कोशिश ये रहेगी कि सारे की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, थैंक यू।